हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे इस पैंडेमिक के दौरान। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ रहे थे उसका लास्ट एक टर्म हमारे पास रह जाता है। उसको ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। वो जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म बचा हुआ है दैट इज योर ऑटोटॉमी। व्हाट इज दैट? ऑटोटॉमी। व्हाट इज ऑटोटॉमी? ऑटोटॉमी का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ ऐसे एनिमल्स के अंदर, मोस्टली रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि जब उसके लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ को यानी थ्रेट अगर होता है या खतरा होता है किसी दुश्मन से, यानी किसी प्रेडेटर से अगर उसको कोई खतरा रहता है तो वो उस प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए, अपने एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को काट कर उस प्रेडेटर के लिए, उस एनिमी के लिए छोड़ देता है ताकि वो उस एनिमी से अपने आप को बचा पाए। तो उस प्रॉपर्टी को जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल अपना बॉडी पार्ट अपने एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए काट कर छोड़ देते हैं, कट ऑफ करते हैं या कास्ट ऑफ करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑटोटॉमी। और ऑटोटॉमी जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होता है रीजेनरेशन का। रीजेनरेशन मींस द फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। तो इतना याद रखना है, ऑटोटॉमी मींस द प्रॉपर्टी of some animals, for example कुछ reptiles, to cut off their body parts। अब वो बॉडी पार्ट्स कोई भी पार्ट हो सकता है, या तो लिम्ब्स हो सकते हैं या तो टेल हो सकता है रेप्टाइल्स के, ठीक है। तो टू कट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम enemies is termed as what? As ऑटोटॉमी। क्या कहेंगे उसे? ऑटोटॉमी। कई सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एज एन एग्जाम्पल लिख रहा हूं। क्या बेटा? एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास है लिजर्ड, या हमारे पास है स्कंक। ये जो दोनों रेप्टाइल्स है, स्कंक हमारे यहां पे आपको दिख जाएगा, बिल्कुल ही छोटा सा लिजर्ड के ही जैसा, थोड़ा सा ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक टाइप का एक और हमारे पास रेप्टाइल होता है जो आमतौर पर हमारे घरों में भी होते हैं ये। तो ये लिजर्ड और जो स्कंक जो होता है ये क्या करते हैं? ये कट ऑफ देयर टेल्स, एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए। मान लीजिए किसी लिजर्ड के पीछे या किसी स्कंक के पीछे कोई एनिमी लगा हुआ, उसका कोई प्रेडेटर लगा होगा, तो वो उससे अपने आप को बचाने के लिए अपने दुम को काटकर अपने एनिमी के लिए छोड़ देगा एज ए फूड और खुद चला जाएगा, ठीक है। तो जो कटा हुआ पार्ट है उस कटे हुए पार्ट को दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास है प्रॉन। प्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे कट ऑफ देयर लिम्ब्स। वो अपने पैर को, अपना जो लिम्ब्स होते हैं उस लिम्ब को क्या करता है? कट करता है या काट देता है ताकि एनिमी से अपने आप को बचा ले। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, यानी ऑटोटॉमी जो प्रॉपर्टी होता है,
इस प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होता है। मान लीजिए लिजर्ड और स्कंक ने अपने टेल को कट ऑफ कर दिया, तो इनके अंदर एक एबिलिटी होता है कि जो लॉस्ट पार्ट है या जो कट पार्ट है उस पार्ट को दोबारा से रीग्रो कराने का, जिसे हम कहते हैं रीजेनरेशन। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। उसी तरीके से प्रॉन अपने लिम्ब्स को काट रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, तो उस प्राण के पास एक और ऑटोटॉमी तो दुश्मन से बचने के लिए कर रहा है, लेकिन बचने के बाद उनके बॉडी में एक और कैपेबिलिटी, एक और एबिलिटी, एक और प्रॉपर्टी होता है कि अपने लॉस्ट पार्ट को, कट पार्ट को दोबारा से रीग्रो कराने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रीजेनरेशन। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। तो याद रखिए बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं सच organisms have the ability to regrow their lost part, and this property is called as what? और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? रीजेनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। याद रखना, शाबाश। यानी एक प्रॉपर्टी होता है अपने बॉडी पार्ट को काट कर एनिमी के लिए छोड़ दो, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है काटने के बाद उसको दोबारा से रीग्रो कराओ। काटने के प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑटोटॉमी, और दोबारा से उस कटे हुए पार्ट को दोबारा से रीग्रो कराने का जो प्रोसेस होता है, प्रॉपर्टी होता है, कैपेसिटी या एबिलिटी होता है, उसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। क्या कहते हैं बेटा? रीजेनरेशन। याद रखना। और ये हमारा पहला जो यानी टॉपिक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके यानी और हम चलते हैं कि किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन के लिए कई इंपॉर्टेंट टर्म्स दरकार हैं। तो उन कई इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे तभी हम क्लासिफिकेशन को अच्छे से कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। याद रखिए, मैं आपको शुरू से कहते आ रहा हूं कि ये जो चीज भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, all the things we are studying in this unit are almost every topic is related to classification. What? Classification. याद रखना। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आ जाता है टैक्सोनॉमी। शाबाश, याद रखिए, टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर आप लोगों को ये टर्म सुनने को मिलेंगे। अब देखिए व्हाट टैक्सोनॉमी इज, लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले, इसका डेफिनेशन समझने से पहले हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि टैक्सोनॉमी इज एक्चुअली इट्स अ ग्रीक टर्म। क्या है बेटा? इट्स अ ग्रीक टर्म, या डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक टर्म। कौन कौन से टर्म से? दो टर्म्स से निकले हैं। शाबाश, याद रखना। It was actually a Greek term derived from two Greek words, that is, one is taxis and the next one is nomos. In Greek, taxis means what? Arrangement. याद रखिए, शाबाश। Taxis means arrangement and nomos means law. It means टेक्सोनॉमी जो है उसका मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को तो अरेंज करते हैं, ऑर्डर वाइज रखते हैं एक लॉ के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं आगे क्या होता है एक्चुअली। शाबाश, याद रखो, ये जो टेक्सोनॉमी जो ग्रीक टर्म था, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय दिस टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय, सबसे पहले इस टर्म को किसने दिया बेटा? याद रखना, इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय एपी डी कैंडोले।
जो आपके नीट के एग्जाम्स है या कॉम्पिटिटिव जो आपके पास एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर कभी कभार ये नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो टेक्सोनॉमी जो टर्म था सबसे पहले किसने दिया? एपीडी कैंडोलिनी। तो ये टेक्सोनॉमी में एक्चुअल में करते क्या है? तो याद रखना, टेक्सोनॉमी इज एक्चुअली, या आप कह सकते हैं टेक्सोनॉमी डील्स विद सेवरल थिंग्स। कई सारी चीजों को डील करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर, कई सारी चीजों को ये पढ़ा जाता है या कई सारी चीजों के साथ डील करते हैं। डील्स विथ किस किस के साथ? कई सारे हैं। सबसे पहला याद रखना, कैरेक्टराइजेशन। शाबाश बेटा, सबसे पहला चीज जो टेक्सोनॉमी के अंदर डील करते हैं दैट इज कैरेक्टराइजेशन। क्या है बेटा? कैरेक्टराइजेशन। नंबर सेकंड जो चीज है जो आप टेक्सोनॉमी में डील करते हैं दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। हम इनको अलग अलग से समझेंगे, क्या है ये सारी चीजें। आइडेंटिफिकेशन। नंबर थर्ड जो चीज है जो टेक्सोनॉमी के अंदर हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं दैट इज योर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। एंड लास्ट वन इज योर व्हाट बेटा? क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। इट मींस टेक्सोनॉमी की जब भी बात आती है बायोलॉजी के अंदर, चार चीजों को आपको करना पड़ेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले कैरेक्टराइज करना। कैरेक्टराइज मींस, मान लीजिए देखो, मान लीजिए आपके घर में या हमारे घर में एक नया बच्चे ने जन्म लिया या नया बच्चा पैदा हो गया किसी घर में, किसी भी यानी हमारे किसी भी लेडी को क्या हो गया? एक नया बच्चा जन्म लिया उसने। अब नया बच्चा जो ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या आप बिना कुछ देखे उसके बिना खुसूसियात को, कैरेक्टर्स को, यानी फिजिकल जो कैरेक्टर्स है उसको देखे बिना क्या आप उसको नाम देते हैं? या क्या आप कहते हैं कि यानी ये फलाना ये, या कोई भी रैंडमली आप नाम नहीं देते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। कैरेक्टर्स मींस वो फिजिकली क्या किसी गर्ल से यानी को रिलेट करता है या रिलेट करता है या किसी बॉय से, तो कैरेक्टराइज करना पड़ेगा पहले। उसके बाद जब आपने उसका कैरेक्टर्स देख लिया, अब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई मींस अब आपको पता चलता है कि हाँ ये लड़की है या लड़का है, ये पता चल जाता है। जो ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पता किया, पता करने के बाद अगर लड़की होगा तो लड़की का नाम, लड़का होगा तो लड़के का नाम। तो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज व्हाट? नोमेनक्लेचर। वो क्या है आपका? नोमेनक्लेचर। यानी पहले कैरेक्टर पता करना है, फिर कैरेक्टर जो ही पता हो जाता है हम लोग को आइडेंटिफाई होता है वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्लांट और एनिमल और अ माइक्रोब। फिर उसके बाद उसका कोई नाम देते हैं बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टर्स, और लास्ट में उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डाल देते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। ये चारों जो है ये हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, याद रखना। टेक्सोनॉमी डील्स विथ व्हाट? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये याद रखना, शाबाश बेटा। अब इसी के बेसिस पे हम टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? तो हम यहां पे लिख रहे हैं, देखो हमने कहा एक अरेंजमेंट करना है, पता नहीं क्या अरेंज करना होगा वो हम अभी देखेंगे, शाबाश याद रखना। टेक्सोनॉमी को जब आप डिफाइन करोगे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आप कह सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी that deals with the क्या डील करते? सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन, नंबर सेकंड आइडेंटिफिकेशन, नंबर थर्ड nomenclature,
नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, नेमिंग करना, नॉमेनक्लेचर को अलग से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, एंड कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट। बायोलॉजी के अंदर किसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा? नॉन लिविंग को तो नहीं करना पड़ेगा, किसको? ऑफ द लिविंग organisms in the branch of science or biology that deals with the characterization, identification, nomenclature and classification of the living organism is called as what? Taxonomy. क्या कहते हैं बेटा? Taxonomy. ठीक है, इतना याद रखो। ये एक डेफिनेशन हो सकता है। एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं आपके टेक्सोनॉमी का। क्या डेफिनेशन हो सकता है बेटा? शाबाश, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। वो डेफिनेशन आपका हो सकता है, और हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल और प्रोसीजर। याद रखो, ये मैं लिख रहा हूं, शाबाश। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology that deals with the principles and procedure of classification। यानी एक ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए आप लोगों में से किसी ने, आप लोगों में से एक बंदा बॉटनिस्ट बन गई या बन गया, तो मान लीजिए कोई नया प्लांट का आपने आविष्कार किया, डिस्कवरी किया, नई प्लांट को आपने एक्सप्लोर किया, खोज किया, तो उस प्लांट को एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि हमारे पास कई सारे ग्रुप है ना, लार्ज ग्रुप आप देख लीजिए, हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप एंजियोस्पर्म है, फिर हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे, ये जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो उनके कैरेक्टर्स को देख के, जो हमारे पास प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, उन प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देख के जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स है उनको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, एक दूसरे को कंपेयर करना है, फिर देखना है जो कैरेक्टर आपके प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में है, क्या वो आपने नए डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पाया। तो जब आप वो देखते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब कंपैरिजन सही आता है, तब आप उनको उस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। तो यहां पे बात भी यही है कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के लिए जो कायदे कानून, जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को पढ़ने के या उस कानून को पढ़ने का जो ब्रांच होता है, उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। इट मीन्स we cannot classify, we cannot group organisms into different categories without the knowledge of taxonomy। taxonomy के नॉलेज के बगैर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग या क्लासिफाई नहीं कर सकते। याद रखना ये, शाबाश। आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, याद रखना, ये जो टेक्सोनॉमी को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, या जो टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करने वाले, टेक्सोनॉमी को स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिस्ट। क्या कहते हैं? द साइंटिस्ट्स दैट स्टडी टेक्सोनॉमी, उनको क्या कहते हैं बेटा? टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट, ये याद रखिए, शाबाश बेटा। ओके, अब हमें पता है टेक्सोनॉमी टर्म एपिडेकेंडोल इन इंडिया, लेकिन टेक्सोनॉमी को लेके जो सबसे ज्यादा जो स्टडी किया है, जो सबसे जो ज्यादा काम किया है, वो आपका एक मेमे है, एक अपो है, एक बुढ़ा था साइंटिस्ट, एक बहुत ही जबरदस्त, जिसका नाम था
Carolus Linnaeus. That is why Carolus Linnaeus is considered as father of taxonomy. क्या कहते हैं बेटा? Father of taxonomy. याद रखिए, ये कभी कभार पूछा जाता है. Carolus Linnaeus is considered as father of taxonomy. फिर इसके बाद अगर किसी ने आपको पूछ लिया हु इज द फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, इंडिया में ये तो पूरे विश्व का टैक्सोनॉमी का बाप हो गया. अब अगर हिंदुस्तान में टैक्सोनॉमी का अगर कोई फादर है, बाप है, पिता है, तो वो कौन है? यानी हिंदुस्तान में, इंडिया में किसी ने अगर टैक्सोनॉमी पे ज्यादा काम किया है, हु इज दैट पर्सन? तो याद रखना, एक पर्सन है, एक टैक्सोनॉमिस्ट है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनका नाम था सेंटापाउ. Santapau is considered as father of Indian taxonomy. क्या है बेटा? Indian taxonomy. Father of Indian taxonomy. ये याद रखना, शाबाश. Santapau is considered as father of Indian taxonomy. ये थोड़ा बहुत टेक्सोनॉमी के बारे में. अभी आगे जो भी चीजें आ जाएगा वो सारा का सारा आपके टेक्सोनॉमी से रिलेट होगा. ठीक है, ओके. अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म है टेक्सोनॉमी के साथ साथ, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज योर सिस्टमैटिक्स. क्या है बेटा? सिस्टमैटिक्स. अब देखना है हमें टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है. याद रखना बेटा, ये जो सिस्टमैटिक्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं, याद रखना, this systematics of which we are talking about, systematics जो है वो टेक्सोनॉमी से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखता. बहुत ही छोटा सा स्लाइट डिफरेंस है. बाकी टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स लगभग आपको सेम लगेगा. क्या होता है सिस्टमैटिक्स? मैं सिंपली आपको बता दूं. सिस्टमैटिक्स जो है वो एक्चुअल में निकला है सिस्टमा से. सिस्टमा क्या है एक्चुअल में? ये इट्स अ लैटिन वर्ड. लैटिन सिस्टमैटिक जो है वो किससे निकला है? एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सिस्टमा. सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी एक सिस्टम, एक ऑर्डर में किसी चीज को अरेंज करना, प्लेस करना, उसे कहते हैं सिस्टमा. अब देखो, ये जो सिस्टमैटिक्स जो टर्म है, ये जो सिस्टमैटिक टर्म्स है, the term was first given by, सबसे पहला जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? आपके कैरोलस लिनियस ने, यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ने सबसे पहले इस टर्म को इस्तेमाल किया था. कैरोलस लिनियस ने सबसे पहला ये वर्ड सिस्टमैटिक्स, ये जो सिस्टमैटिक्स टर्म है, ये सबसे पहले उसने इस्तेमाल किया था. उसका सबसे जो आप कह सकते हैं कैरोलस लिनियस का बहुत ही पॉपुलर एक बुक उसने लिखा था जिसका नाम था, इन हिज बुक, उस बुक का नाम क्या था? याद रखना, सिस्टमा नेचुरी. क्या है बेटा? सिस्टमा नेचुरी. इट वॉज द नेम ऑफ द बुक which was written by Carolus Linnaeus. और इस सिस्टमा नेचुरी के अंदर सबसे पहला जो टर्म यूज किया था सिस्टमैटिक्स, वो आपके कैरोलस लिनियस ने किया था. अब ये सिस्टमा या सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है? याद रखना बेटा, देखो शाबाश, ये जो सिस्टमैटिक्स है, इस सिस्टमैटिक्स के अंदर आपका पूरा का पूरा टेक्सोनॉमी आ जाता है. टेक्सोनॉमी क्या था? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी टेक्सोनॉमी किसके साथ डील करता था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज करना, कैरेक्टर्स पढ़ना, उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट उसको नाम देना, नॉमेनक्लेचर करना, उसके बाद लास्ट में उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डालना, क्लासिफिकेशन करना. तो ये था आपका टेक्सोनॉमी. तो याद रखना सिंपली, सिस्टमैटिक्स जो है वो आपका क्या है? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. टेक्सोनॉमी क्या है? सबको पता है. टेक्सोनॉमी सबको पता है क्या है? कैरेक्टराइजेशन.
कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्या है शाबाश बेटा? आइडेंटिफिकेशन। थर्ड चीज क्या है बेटा? नोमेनक्लेचर। एंड फोर्थ चीज क्या है बेटा? दैट इज योर क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनॉमी, ये सारा चीज इंक्लूड होता है टेक्सोनॉमी के अंदर। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर ये सारी चीजें आएगा। इसका मतलब जब भी आप सिस्टमैटिक्स पढ़ोगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ग्रुपिंग करना है, क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना है। और उसके साथ साथ, क्योंकि टेक्सोनॉमी में यही चीजें होता था और कुछ नहीं, अब सिस्टमैटिक्स के अंदर टेक्सोनॉमी में जो चीजें आता है आपको वो पढ़ना है या वो करना है, साथ में फाइलोजेनी भी करना है। व्हाट फाइलोजेनी इज? फाइलोजेनी का मतलब होता है, याद रखना, फाइलोजेनी मीन्स द फाइलोजेनेटिक relationship of living organisms। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, आपके पास अभी प्रेजेंट में जो ऑर्गेनिजम्स है, उनका उनके एंसेस्टर के साथ या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, उसे कहते हैं फाइलोजेनी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कहते हैं साइंस में, बायोलॉजी में, हम साइंस में ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ या इवॉल्व्ड फ्रॉम द एप्स, या हम कहते हैं apes are the ancestors of what? Human beings. It means there are some relation या correlation between the existing humans and the apes or the monkeys। तो उसी को, यानी प्रेजेंट जनरेशन को पास्ट जनरेशन के साथ जो रिलेशन आप कोरिलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नेमिंग करना, उनको क्लासिफाई ग्रुपिंग करना, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, उनका पिछले ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, उन सब को पढ़ने को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमैटिक्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टेक्सोनॉमी में कोई फाइलोजेनी नहीं था, डिस्टेंट रिलेशन या रिलेटिव्स के साथ कोई रिलेशन देखना नहीं था, लेकिन टेक्सोनॉमी के अंदर, सिस्टमैटिक्स के अंदर आपको टेक्सोनॉमी भी पढ़ना है, साथ में फाइलोजेनी को भी कवर करना है। इट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं हम? शाबाश बेटा, सिस्टमैटिक्स। याद रखिएगा ये। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। आप ऐसे डिफाइन इसको कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, आप भी कर सकते हैं बहुत सिंपली, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the, या आप स्टडी मत लिखो, with the taxonomy and phylogeny of living organisms is called as what? Systematics। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स याद रखिए, क्या कहते हैं उसे? सिस्टमैटिक्स। ओके, अब देखो, एक ये हो गया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के साथ साथ एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म हमें आगे बहुत ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना इन टर्म्स के हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। पहला हमारे पास था टेक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंट टर्म, फिर इसके बाद हमारे पास था सिस्टमैटिक्स, एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है ऑन्टोजेनी। ये अक्सर पूछा जाता है, शाबाश याद रखिए, व्हाट इज ऑन्टोजेनी। तो याद रखना, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
का लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसका तारीख क्या है, मींस किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है, वजूद में आया है, और किस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म के ओरिजिनेशन के बाद डेवलपमेंट हुआ है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट यानी आया हुआ है, उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। क्या कहते हैं बेटा? ऑन्टोजेनी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं द स्टडी अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ living organisms. The study about life history of living organisms is called as what? हम उसे कहते हैं बेटा ऑन्टोजेनी। क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी। या आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर क्या चीजें हमें पढ़ना होता है? ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, या आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉल्ड एज ऑन्टोजेनी। क्या कहते हैं बेटा? ऑन्टोजेनी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। व्हाट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज? तो याद रखिए बेटा, शाबाश, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। व्हाट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज? याद रखिए, देखो, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब हो गया लेवल्स ऑफ ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। हमारा स्कूल है, स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे एक सिंगल क्लास में तो नहीं पढ़ते हैं। बच्चे कुछ हैं जो नर्सरी के लायक हैं, बच्चे कुछ हैं जो एलकेजी के लायक है, बच्चे कुछ है आपका यूकेजी, कुछ है फर्स्ट, कुछ सेकंड। इस तरीके से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे हैं जो 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर यानी उसके काबिल हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, काबिलियत के बेसिस पे हर बच्चों को एक लेवल के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर हम प्लेस करते हैं। नर्सरी टू 12th, एलकेजी टू 12th, या नर्सरी टू 8th, या नर्सरी टू 10th। उसी को हम कहते हैं, उस लेवल को हम कहते हैं क्या? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या कहते हैं बेटा? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ऐसे भी कह सकते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मींस